हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने अभी फेसबुक के अंदर पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया जो कि रॉन्ग था, ठीक है। और उसका रीज़न था पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस उसके अंदर फॉलो हो रहा था, जो कि बच्चे फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो आप लोग देखिए क्या पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, उसके अलावा सेंटेंस एरर के अंदर बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर एयरफोर्स की, सीडीएस की या फिर एनडीए की तैयारी कर रहे हो, किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये पैरेलल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो भी लोग राइटिंग मतलब पसंद करते हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। ये क्यों मतलब हम पढ़ रहे हैं या फिर ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी सेंटेंस का अगर रिदम सही है, मतलब एक तरीके से अप्रोप्रिएट कंडीशन है, तो उससे क्या होता है कि हम लोगों को समझने में इजी हो जाता है सेंटेंस। तो रिदम को कंटिन्यू करने के लिए ही पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस को फॉलो किया जाता है। अब इसके अंदर क्या कंडीशन होती है उसके ऊपर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो होता है वो सेम पैटर्न को फॉलो करता है। इट रेफर्स टू सेम वर्ड पैटर्न विद इन अ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर शब्दों का जो पैटर्न होता है वो सेम फॉलो करता है। अब रिपीटिंग सिलेक्टिव ग्रामेटिकल फॉर्म जो होती है उसको ग्रामर के अनुसार भी जो सिलेक्टिव फॉर्म होती है वर्ड्स की उसको जो है रिपीट करता है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ रिदम को करेक्ट करने के लिए, इसके अलावा पैरेलल करने के लिए वर्ड्स को, ठीक है। अब बात करें इन अ पैरेलल स्ट्रक्चर मल्टीपल इंफॉर्मेशन यूजुअली कनेक्टेड बाय, जो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होते हैं उनसे कनेक्ट रहती हैं। अब आप कहेंगे कि मैम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, तो बच्चों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर बात करूं, जैसे कि नीदर के साथ किसका यूज़ होता है, नॉर का। इसके अलावा ईदर के साथ किसका यूज़ होता है, और का। तो ये जो कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उनके साथ में भी पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए सिंपल सा समझ लीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कंडीशन, जैसे कि एक सेंटेंस लिख रही हूँ, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैंने लिखा नीदर आई विजिटेड अजमेर नॉर जोधपुर। तो देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट और मेन वर्ब को यूज़ किया गया है। फिर यहाँ पर मैंने किसका यूज़ किया है बच्चों, यानी कि प्लेस का यूज़ किया है, ठीक है। फिर मैंने किसका यूज़ किया है, नॉर का, और फिर प्लेस की बात कर रहे हैं। तो क्या ये पैरेलल स्ट्रक्चर हुआ? नहीं, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन सेम नहीं है, यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। नीदर आई विजिटेड अजमेर नॉर आई विजिटेड जोधपुर, तब ये पैरेलल स्ट्रक्चर कहलाएगा, क्योंकि इस सेंटेंस का जो रिदम है वो एप्रोप्रिएट नहीं है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पैरेलल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो अब अगर मैं इस सेंटेंस को करेक्ट करूं तो करेक्ट सेंटेंस होगा बच्चों, आई विजिटेड नीदर। अब नीदर का यूज होगा, नीदर अजमेर नॉर जोधपुर।
अब ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, जिसमें हमने सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब को बाहर रखा। टू प्लेसेस जो हैं वो सेम फॉर्म को डिनोट कर रही हैं, उनके बीच में हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया है बच्चों? नीदर के साथ नोर का। दिस वन इज़ नोन एज पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वापस से देखते हैं क्या कंडीशन है। इसके अलावा अ पैरेलल स्ट्रक्चर कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन वर्ड, सेम वर्ड के रूप में होना चाहिए, फ्रेज भी सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अजमेर और जोधपुर सेम फॉर्म थे, तो वो हमने सेम यूज़ किया। ऐसे ही अगर आप एक साइड फ्रेज लगा रहे हो, दूसरी साइड अदर वर्ड लगा रहे हो, तो फिर भी गलत है। आपको अगर फ्रेज यूज़ करें तो फ्रेज के साथ आपको फ्रेज ही यूज़ करना है। उसके अलावा क्लॉज के साथ में भी आपको क्या यूज़ करना है? क्लॉज ही यूज़ करना है। अब जो है बच्चे थोड़ा सा इस चीज़ को भी समझ लें, बेसिक चीज़ें, कि जो फ्रेज होती है वो क्या है, फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेज ध्यान से समझिएगा बच्चों, किसी भी सेंटेंस के अंदर एडवर्ब की कंडीशन, उसके अलावा किसी वर्ब के साथ प्रपोजिशन लग गया हो, है ना, वो नाउन का फॉर्म, उसके साथ कोई वर्ब यूज़ की गई हो, तो वो फ्रेज कहलाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? क्लॉज की। तो क्लॉज क्या होता है बच्चों? क्लॉज जो होता है वो एक सब्जेक्ट और जो फाइनाइट वर्ब जिसके अंदर पाई जाए, एक सब्जेक्ट और वर्ब, या फिर आप समझ लीजिए सब्जेक्ट के साथ फाइनाइट वर्ब अगर पाई जाए तो वो कंडीशन जो है वो क्लॉज कहलाती है ना। ध्यान से समझ लीजिएगा, वो कंडीशन क्या कहलाती है? क्लॉज कहलाती है, ठीक है। इन डिफरेंट सेंटेंसेस, अलग अलग सेंटेंसेस में ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगर आप क्लॉज यूज़ करें तो उसके साथ में अभी दूसरा क्लॉज यूज़ होगा, अगर आप फ्रेज यूज़ करें तो फ्रेज यूज़ होगा, अगर वर्ड का सेम नाउन का फॉर्म है तो नाउन ही यूज़ होगा। दिस वन इज़ नोन एज पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अब सेंटेंसेस को। तो सेंटेंस हमारा जो फर्स्ट है, आप देख रहे हो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, जो कि पैरेलल नहीं है ना, जो कि पैरेलल नहीं है, जिसके अंदर यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझें क्या लिखा हुआ है, नॉट पैरेलल, रीता लाइक स्विमिंग। आप देखिए स्विमिंग जिरंट फॉर्म है, यानी नाउन के रूप में काम कर रहा है। क्रिया का वो रूप जो किसी वाक्य में नाउन की तरह कार्य करे वो जिरंट फॉर्म होता है। तो रीता लाइक स्विमिंग, हाइकिंग, ये भी नाउन है। एंड टू राइड, अब देखिएगा यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ की, अ मोटर साइकिल। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस वन इज फ्रेज कंडीशन, है ना। और ये टू प्लस राइड आपने यूज़ किया है, वो इन दोनों स्ट्रक्चर से भी डिफरेंट है नहीं है। तो इस कंडीशन को हम नॉट पैरेलल सिचुएशन कहेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको भी सेम फॉर्म में लाने के लिए राइड को हम क्या कर देंगे, जिरेंट फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ सेंटेंस बनेगा रीता लाइक स्विमिंग, हाइकिंग एंड राइडिंग अ मोटरसाइकिल। ये कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट और सेंटेंसेस यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो कंडीशन है यहाँ पर आपको दिख रही है, नॉट पैरेलल सेंटेंस है। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू डू देयर असाइनमेंट क्विकली, ये क्विकली एडवर्ब है, एक्यूरेटली एंड इन अ डिटेल्ड मैनर। तो यहाँ पर इन अ डिटेल्ड मैनर जो है दैट इज फ्रेज कंडीशन। तो आपको तो क्या यूज़ करनी है, जब सब जगह एडवर्ब यूज़ हो रही है तो आपको एडवर्ब ही यूज़ करनी है। तो इस सेंटेंस में देखो, स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू डू देयर असाइनमेंट्स क्विकली, एक्यूरेटली एंड थॉरोली। जो इसको रिप्लेस करेगा इस फ्रेज को, तो यहाँ पर भी एडवर्ब की कंडीशन हो गई, यानी कि सेम पैटर्न फॉलो करना है वर्ड्स का।
ध्यान रखिएगा, एरर के अंदर पूछा जाता है। स्पीकिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? आफ्टर फिनिशिंग स्टडी वन कैन डू मैनी थिंग्स लाइक, यानी कि कोई भी बहुत सारे काम को कर सकता है, जैसे कि स्टीयरिंग अ जॉब, वर्ब प्लस में क्या है उसके साथ नाउन लगा हुआ है, स्टीयरिंग अ बिजनेस। अब यहाँ पर बिजनेस लिखा, अगर यहाँ पर ये स्टीयरिंग ना लिखा, स्टीयरिंग अ जॉब, अ बिजनेस और द आर्मी अगर लिखा होता तो भी सेंटेंस गलत होता। अब भी गलत है, यहाँ पर ये स्टीयरिंग दे दिया, यहाँ पर भी वर्ब है, लेकिन अब यहाँ पर और का यूज़ किया है कंजंक्शन का, तो इसके बाद में जो है आपने वर्ब का यूज़ नहीं किया है, नाउन का डायरेक्ट यूज़ कर लिया द आर्मी, तो ये स्ट्रक्चर गलत हो गया। आप देखिए, आफ्टर फिनिशिंग स्टडी वन कैन डू मेनी थिंग्स लाइक स्टीयरिंग अ जॉब, स्टीयरिंग अ बिजनेस और जॉइनिंग। अब मैंने वर्ब को यूज़ किया, उसके साथ वापस से नाउन को यूज़ किया। क्लियर है? तो ये सेंटेंस अब करेक्ट होगा। यहाँ पर मैंने जैसे फेसबुक के एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने सेंटेंस लिखा था वहाँ पर, आई वुड रादर गो देखिए, मैंने जो सेंटेंस लिखा था वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा था, आई वुड रादर गो टू पार्टी देन होम। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम टू हटा दीजिए, कुछ बच्चे कह रहे एट होम लगा दीजिए, इस तरीके के बहुत सारे, कुछ कह रहे हैं THEN लगा दीजिए, मतलब इस तरीके के जवाब जो है बच्चों के आए। ये क्वेश्चन एयरफोर्स में आया हुआ है, ये बच्चे जवाब नहीं दे पाए। आप प्रीवियस ईयर का अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, एक चीज़ अगर मैं बोलूँ, वुड यहाँ पर जो है एज अ मॉडल भी है। वुड के बाद में अगर रैदर का यूज़ होता है, वुड रैदर, वुड सूनर, हैड बेटर, हैड सूनर। आप देखिएगा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। मैं कहती हूँ इंग्लिश इजी है समझने के लिए, लेकिन समझना कोई नहीं चाहता है, बस मार्क्स चाहिए। अरे मार्क्स अगर आपको लाने हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, तो आप बेसिक चीज़ों को भी तो समझिए। और बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं बेटा, अगर आप उनको क्लियर नहीं कर रहे हो तब तक आप पॉसिबल ही नहीं है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएं। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप देखिए। अब जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, इजी से कॉन्सेप्ट देखना स्टार्ट कर, अरे इजी से कॉन्सेप्ट से आप आगे तो बढ़िए कुछ, क्योंकि यही तो भाषा है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, बिकॉज ग्रामर के अंदर बेसिक चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तो आप कंपटीशन के अंदर सेंटेंस में एरर निकाल पाएंगे। सेंटेंस में एरर निकालने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको ना, तो अच्छे से स्टडी करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो, अगर वुड रैदर वुड सूनर, पहला तो मैंने आपको बताया कि इस सेंटेंस के अंदर पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं की गई है, तो ये एरर है। अब कुछ लोगों ने जो गलत जवाब दिए, तो उनका मैं आंसर यहाँ पर दे रही हूँ उन लोगों को, वो अच्छे से समझ लें, ध्यान से देख लें, और कोई चीज़ और क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करें, तो मैं आपको आंसर और अच्छे से क्लियर कर सकती हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, वुड रैदर वुड सूनर, हैड बेटर हैड सूनर, ये कंडीशन जो है उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कभी भी आप सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते हो।
आप देख लेना प्रीवियस ईयर का पेपर सेट उठा के, इसके अंदर हैड बेटर का भी सेंटेंस दिया है। कुछ बच्चे हैड को ध्यान रखते हुए कहते हैं मैम थर्ड फॉर्म लगा, लेकिन ये कंडीशन तो समझिए, अगर ये एज अ कंपैरिजन की कंडीशन ER लगता है ना, कंपैरिजन की कंडीशन हो, तो आप इनके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म। आप इसके साथ कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, इसके साथ आप जो है कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। दिस वन इज़ बेयर इन्फिनेटिव की कंडीशन भी कहलाती है। इन्फिनेटिव अगर आप पढ़ोगे तो उसमें भी दिया हुआ है ये, ठीक है। अभी आप इतना सा समझिए कि इनके बाद कौन सी फॉर्म लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनको फ्रेजल कंडीशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो सही था बच्चों। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम टू को हटा दीजिए, कुछ बच्चों ने ये भी कहा टू को। अरे भाई, डेस्टिनेशन जब यूज़ मतलब हमें व्यक्त करना होता है, डेस्टिनेशन के बारे में बताना होता है, तो टू प्रीपोजिशन यूज़ होता है बच्चों। तो टू कैसे हटा सकते हैं आप? सेंटेंस गलत हो जाएगा। लोकेशन बतानी है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, उस जगह जा रहा हूँ, तो टू बताना पड़ेगा, यानी लगाना पड़ेगा प्रपोजिशन। तो ये भी सही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम THEN लगा दीजिए। THEN बच्चों नहीं लग सकता यहाँ पर। क्यों नहीं लग सकता? मैंने अभी कहा कंपैरिजन की कंडीशन है। मैं दोनों चीज़ों में क्या प्रेफर करूँगा? आई वुड रैदर गो टू पार्टी, घर में रुकने की बजाय मैं पार्टी में जाना पसंद करूँगा। कुछ ये कंडीशन, कंपैरिजन है दो एक्शंस का, है ना। तो यहाँ पर देन का यूज़ ही होगा। देखो THEN जो होता है वो समय को व्यक्त करता है तब, और ये तुलना को व्यक्त करता है। तुलनात्मक शब्द है ये जब तुलनात्मक शब्द है होता है, यानी कि ये भी ध्यान रखना है। तो THAN लगता है, THEN कभी नहीं लगेगा। अब इसमें एरर क्या थी? इसमें एरर थी पैरेलल स्ट्रक्चर की। तो यानी सेंटेंस जो करेक्ट हमारा बनेगा, आप ध्यान से समझ लें, यहाँ पर करेक्ट स्ट्रक्चर जो इसका बनेगा वो बनेगा देन स्टे एट होम। क्लियर हो रहा है? यहाँ भी लोकेशन की बात हो रही है, यहाँ भी लोकेशन की बात हो रही है, प्रपोजिशन का यूज़ किया गया है, यहाँ भी वर्ब का यूज़ किया गया है, यहाँ पे भी वर्ब का यूज़ किया गया है। तो ये है पैरेलल स्ट्रक्चर का एरर, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये मैंने अभी बताया था, ये भी पूछा गया। अगर आप उठा के पढ़ते हैं, पुराने पेपर सॉल्व करते हो, तो पता चलेगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। आप, मैं कहती हूँ SSC की तैयारी करें, बैंक की तैयारी, कोई भी तैयारी आप करें, एयरफोर्स की तो मैं आपको बता ही रही हूँ, तो आप सारे एग्जाम्स के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए वापस हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहाँ पर देखिएगा, अगला सेंटेंस जो है दैट इज आफ्टर फिनिशिंग स्टडी वन कैन डू मेनी थिंग्स। मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब के साथ नाउन है यहाँ पर, और इधर भी वर्ब के साथ नाउन, इधर नहीं था, तो हमने यहाँ पर आंसर बता दिया कि यहाँ गलती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे बात कर लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर सेंटेंस है जो कि पैरेलल नहीं है। दिस बुक कंटेन्स पोएम्स विच आर रोमांटिक। रोमांटिक क्या हो गया बच्चों? IC लगा है, एडजेक्टिव, सूथिंग एंड कैन बी एंजॉयड। ये यहाँ पर खत्म हो गया। अब आप एक चीज़ देखिए, कैन बी एंजॉयड, तो क्या वर्ब लगाने की यहाँ पर ज़रूरत थी? यानी फ्रेज फॉर्म लगाने की ज़रूरत थी? नहीं थी। जब यहाँ एडजेक्टिव, यहाँ एडजेक्टिव, यहाँ एडजेक्टिव, तो यहाँ पर भी तो एडजेक्टिव यूज़ कीजिए आप। ये स्ट्रक्चर क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो यहाँ पर कैन बी इंजॉयड का यूज़ ना होकर क्या यूज़ होगा? इंजॉयबल, यानी तीनों एडजेक्टिव का फॉर्म फॉलो होगा। दैट इज नोन एज पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखें, राहुल जॉइंड द ऑफिस, वर्कड हार्ड एंड इज गेटिंग अ पे रेज। अब देखिए फिर वापस से हमने क्या किया? फ्रेज फॉर्म लगा दिया, जबकि आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो? पास्ट फॉर्म में ये हुई
फिर पास्ट फॉर्म में ये एक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप इज गेटिंग लगाने की क्या ज़रूरत है? जब सारे स्ट्रक्चर हम पास्ट में ही बात करें, पास्ट का ही एक्शन है, तो यहाँ पर भी पास्ट का ही एक्शन होगा, होगा ना होगा। तो यहाँ पर राहुल जॉइन द ऑफिस, वर्कड हार्ड एंड गॉट अ पे रेज, मतलब उसके अलावा उससे क्या हुआ, उसकी जो पे था, पेमेंट था, उसमें बढ़त भी मिली थी उसको, है ना। तो ये हमारा पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा पूरी तरीके से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एक और सेंटेंस देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर सेंटेंस है बच्चों, ध्यान से अगर आप समझें तो सेंटेंस है माई सिस्टर लाइक्स टू रन। अब ये क्या है? टू रन इन्फिनेटिव फॉर्म, स्विम सिंपल फॉर्म दे दिया, एंड सर्फिंग यहाँ आईएनजी फॉर्म दे दिया, तो कैसा हो गया? पैरेलल नहीं हुआ, पैरेलल करना है। तो माई सिस्टर लाइक्स टू रन इन्फिनेटिव, टू स्विम इन्फिनेटिव, मैंने अभी आपको पहले भी जिरन का सेंटेंस बताया था, एंड टू सर्व, यानी कि अगर इन्फिनेटिव का फॉर्म फॉलो करें तो इन्फिनेटिव का ही फॉर्म, जिरन का फॉर्म है तो जिरन का फॉर्म ही फॉलो होगा। तो यहाँ पर ये, या फिर आप तीनों के अंदर जिरन फॉर्म यूज कर लो, जैसे माय सिस्टर लाइक्स रनिंग, फिशिंग या स्विमिंग की बात कर रहे हैं, एंड सर्फिंग। क्लियर हुआ? या आप इस सेंटेंस को इस तरीके से चेंज कर सकते हो क्या? माय सिस्टर लाइक्स रनिंग, स्विमिंग एंड सर्फिंग, तो जिरन फॉर्म फॉलो हो जाएगी। क्लियर है? चलिए कुछ और क्वेश्चंस पे बात करें। तो यहाँ पर एक और सेंटेंस है, मिस्टर शर्मा एक्सपेक्टेड दैट ही वुड प्रेजेंट हिज आइडियाज एट द मीटिंग। अब देखिएगा इसके अंदर क्या है, ये सेंटेंस जो है एक्टिव स्ट्रक्चर है, दैट देयर वुड बी टाइम फॉर हिम टू शो हिज स्लाइड प्रेजेंटेशन, ये भी एक्टिव फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, एंड दैट ही वुड बी अग्रीड बाय हिज पार्टनर्स। अब आपने यहाँ पर कौन सा फॉर्म यूज़ कर लिया? पैसिव फॉर्म यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर ये गलती हो गई, यहाँ पर भी हमें एक्टिव फॉर्म यूज़ करना। तो सेंटेंस क्या बनेगा? मिस्टर शर्मा एक्सपेक्टेड दैट, यहाँ पर कंडीशन ही वुड प्रेजेंट हिज आइडियाज एट द मीटिंग, एक्टिव फॉर्म हो गया, that there would be time for him to show his slide presentation and that his partners, अब इसको आप सब्जेक्ट बना दिया, partners would agree with him, मतलब कि हमें एक्टिव से पैसिव की भी कंडीशन ध्यान रखें। अगर एक स्ट्रक्चर पैसिव में और एक एक्टिव में तो वो भी गलत है, आप एक रिदम में चलिए। अगर सेंटेंस के अंदर एक्टिव फॉर्म यूज़ किया जा रहा है तो आप एक्टिव फॉर्म यूज़ करें, पैसिव फॉर्म यूज़ किया जा रहा है तो आप पैसिव फॉर्म यूज़ करें। क्लियर है? चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है सेंटेंस, सेंटेंस क्या कह रहा है? द सोल्जर्स अप्रोच द एनिमी कैंप स्लोली, एडवर्ब है, एंड साइलेंट। अब साइलेंट क्या है? एडजेक्टिव। एडवर्ब और एडजेक्टिव पहले स्ट्रक्चर नहीं हुआ, हमें किसकी बात करनी है? दोनों साइड एडवर्ब की यूज़ करना है, क्योंकि क्रिया की ही बात हो। द सोल्जर अप्रोच द एनिमी कैंप, तो यहाँ पर एडवर्ब ही यूज़ होगा। तो क्या यूज़ होगा यहाँ पर? सेंटेंस द सोल्जर्स अप्रोच द एनिमी कैंप स्लोली एंड साइलेंटली, तो एडवर्ब यूज़ हो गई। क्लियर है? यहाँ नेक्स्ट देखें, नॉट पैरेलल जो सेंटेंस है, Dad told me that I should study a lot, क्लॉज है बेटा, ठीक है। Dad told me that I should study a lot, that I should not eat fast food, ये भी क्लॉज है। फिर है and to maintain a strict routine before the exam, अब ये यहाँ पर फ्रेज का फॉर्म यूज़ किया गया है ना, तो ये गलत हो गया। तो सही सेंटेंस क्या होगा? डैड टोल्ड मी दैट आई शुड स्टडी अ लॉट, ये क्लॉज है हमारा। दैट आई शुड नॉट ईट फास्ट फूड, ये भी क्लॉज है। एंड दैट आई शुड मेंटेन अ स्ट्रिक्ट रूटीन बिफोर द एग्जाम, एंड
आई शुड मेंटेन, टू मेंटेन से मत स्टार्ट कीजिए, ये फ्रेज कन्वर्ट हो जाएगा, आपको सब्जेक्ट से स्टार्ट करना होगा वापस से। तो आई शुड मेंटेन अ रूटीन, स्ट्रिक्ट रूटीन बिफोर द एग्जाम। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये आपको क्लॉज के साथ क्लॉज ही यूज़ करनी है, फ्रेज का यूज़ भी नहीं करना है, ठीक है। अब एक सेंटेंस के अंदर क्लॉज के अंदर फ्रेज यूज़ हो सकती है, ध्यान से समझ लीजिएगा। लेकिन अगर आप पहले से यूज़ कर रहे हो तो क्लॉज के साथ क्लॉज का फॉर्म ही यूज़ कीजिए, ऐसा मत कीजिए क्लॉज के साथ आप फ्रेज यूज़ कर रहे हो। क्लॉज के अंदर फ्रेज आ सकता है, ठीक है बच्चों। मैं आपको क्लॉज और फ्रेज और अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि टाइप ऑफ क्लॉजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं। अभी हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। क्लियर है? इस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं बच्चों, कैसे? डैड टोल्ड मी दैट आई शुड स्टडी अ लॉट, ठीक है, फ्रेज का फॉर्म हो गया। उसके बाद नॉट ईट फास्ट फूड, ये भी फ्रेज हो गया, क्योंकि हमने अब शुरुआत किससे की है? नॉट से, सब्जेक्ट से नहीं की है, फ्रेज का फॉर्म हो गया। एंड मेंटेन अ स्ट्रिक्ट रूटीन बिफोर द एग्जाम, तो सारी चीज़ जो है फ्रेज फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो ये पैरेलल स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है? तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और इसको आप समझिएगा। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस एरर के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर चेक कर लीजिए।